हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आइए हम सत्य के प्रयोग पाठ के तीसरे चरण की ओर चलते हैं। इसमें गांधी जी आत्मिक शिक्षा की बात करते हैं। आत्मिक शिक्षा क्या होती है और आत्मिक शिक्षा के संदर्भ में गांधी जी के क्या विचार थे, यह बताया उसने। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा गांधी जी कहते हैं कि आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा था। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए, अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि मुझे यह ज्ञान मिल सके, किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूं। आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है। इसे मैं टॉलस्टॉय आश्रम के छात्रों को सिखाने लगा, उसके पहले ही जान चुका था। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना। आत्मा का विकास करना, अपने चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, यह है आत्मा का आत्मिक शिक्षा। यह है। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है। जब तक आत्म शिक्षा नहीं मिलेगी, आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। गांधी जी का यह मानना है। गांधी जी कहते हैं कि मैंने सुना है, लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आसन में प्राप्त होता है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ। तो उनका कहना है कि आत्मज्ञान वानप्रस्थ आश्रम में प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को सीधे चौथे आश्रम तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, मुलतवी रखते हैं अर्थात सुरक्षित रखते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं करते, बल्कि वे बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप में बनकर के जीवन जीते हैं। इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है। संभव है कि सन 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में मैं नहीं रखता, किंतु मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार की दी जाएगी? बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़वाता, किंतु इससे मुझे संतोष नहीं होता। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा प्राप्त होती है, बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा प्राप्त होती है, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा प्राप्त होती है, चरित्रवान बनकर के होती है। और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा होती है। आत्मा की कसरत शिक्षक की आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अगर शिक्षक कैसा है, शिक्षक का आचरण कैसा है, आपको वही शिक्षा मिलेगी, उसी के आचरण का आप बनो। इसलिए शिक्षक कैसा है, यह आचरण आत्मिक शिक्षा आपको दिला सकता है। यहां शिक्षक को सावधान रहना चाहिए कि युवक कोई हाजिर हो या न हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो व्यर्थ ही होगा। कई शिक्षक हैं, खुद तो कर्म करते नहीं, दूसरे की प्रगति से जलते हैं। खुद तो कर्म करते नहीं है और दूसरे की प्रगति से जलते। खुद तो कभी उपलब्धि हासिल नहीं करवा सके बच्चों, लेकिन दूसरे जो शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल करवा रहे हैं, तो उनकी कमियां बता रहे हैं क्लास में, वीडियोज में कमी दिखाते हैं। खुद कभी 8वें पायदान पर नहीं पहुंचे, कभी, है ना, वो 10वें पायदान पर पहुंचने वाले टीचर की कमियां दिखा रहे हैं। तो ये खुद टीचर को कैसा आचरण वाला बनना चाहिए, कैसा व्यक्तित्व का होना चाहिए, तब जाकर के ही वो अपने स्टूडेंट्स को आत्मिक शिक्षा दे पाएगा, उनको योग्य बना पाएगा। अभी आपको समझना है।
देखना है आप कौन कितने पानी में, कैसा चरित्र है, किसका क्या चरित्र। आज का बालक सब समझदार होता है। तो गांधी जी कहते हैं कि शिक्षक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। कहते हैं कि मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो संभव ही नहीं, बेकार जाएगा। डरपोक शिक्षकों को वीरता नहीं सिखा सकता। मैंने देखा कि मुझे अपने आसपास रहने वाले युवकों और युवतियों के सम्मुख पदार्थ पाठशाला बनकर रहना चाहिए। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने, मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बनते हैं। मैं यह समझता कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। इसलिए कहा जा सकता है कि टॉलस्टॉय आश्रम में, गांधी जी का आश्रम था, मेरा अधिकतम समय संयम और युवक और युवतियों की बदौलत ही अच्छा बनता था। आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता था। एक दिन उसने बहुत ही उधम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा नहीं देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता नहीं था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने उसके पास पड़ा हुआ रोल उठाया, डंडा उठाया, रोल उठाया और उसकी वहां पर ले मारा। मारते समय वह कांप रहा था। कौन? गांधी जी कह रहे हैं कि मारते समय मैं कांप रहा था। इसे उस बालक ने देख लिया। मेरी ओर से ऐसा अनुभव पहले किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफी मांगी। उसे डंडा लगा और चोट पहुंची। आप ये मत समझिए कि उसे डंडा लगा या चोट पहुंची इसलिए रोया था, वैसे नहीं रोया था। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की उसमें शक्ति थी और ताकत पर हष्टपुष्ट था। अगर वो मुझसे झगड़ा करना चाहता तो 1 मिनट में ही मेरा काम तमाम कर देता। गांधी जी तो आप जानते हो ये सुगड़े सागड़े से हैं। तो गांधी जी कह रहे हैं कि अगर वो बालक मुझसे विरोध करना चाहता तो मुझे परास्त कर सकता था और मुझसे उलझ सकता था। फिर भी उसने ऐसा नहीं किया और उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी। उसका शरीर सुगठित था, अष्टपुष्ट था। मैं मेरे उस जो डंडे से मारा मैंने उसे, मेरे दुख का दर्शन हो गया उसमें। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उसे उस रोल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा को नहीं बल्कि पशुता का दर्शन करवाया है। आत्मा का दर्शन नहीं करवाए। जानवरपन है ये, बच्चों को मारना, डंडे से पीटना। बालकों को मारपीट कर पढ़ाने में मैं हमेशा विरोधी रहा हूं। मुझे ऐसी एक ही घटना याद आती है जब मैंने अपने लड़कों में से किसी को पीटा था। रूल से पीटने से मैंने उचित कार्य किया या नहीं किया, यह तो निर्णय आज तक मैं नहीं कर सका हूं। इस दंड के औचित्य, इस दंड के तात्पर्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना भरी थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिली जुली थी। दुख भी था और भय भी। इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीख गया। यदि इस कला का उपयोग मैंने उस वक्त कर लिया होता तो उसका परिणाम उसमें क्या होता, अलग ही होता। ये मैं कह नहीं सकता। मैं युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया होगा, मैं यह नहीं कह सकता, लेकिन उसमें बहुत सुधार हो गया। पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश कर दिया कि विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक का क्या धर्म होता है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष देखे गए, किंतु मैंने फिर कभी दंड नीति का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। अपनी आत्मा के गुणों को उजागर करते हुए विद्यार्थी को आत्मज्ञान देना चाहिए। अब आत्मिक गुण का मतलब होता है चरित्र का निर्माण। यदि शिक्षक का चरित्र उज्जवल है तो विद्यार्थी को भी वह आत्मिक शिक्षक दे सकता है, उज्जवल भविष्य उसका बना सकता है। अब आइए शांति निकेतन, यानी कि यहां आत्मा का शिक्षित होने से तात्पर्य यह है कि शिक्षक का चरित्रवान होना और उसके साथ साथ विद्यार्थियों को भी चरित्रवान बनाना होता था। अब पढ़ेंगे हम शांति निकेतन। और विद्यार्थियों ने
मुझ पर अपना प्रेम बरसाया। शांति निकेतन एक विद्यालय है जो अंग्रेजों के जमाने में भारतीय विद्यार्थियों के लिए विद्यालय था, जिसमें छात्रावास भी था और शिक्षा, सनातन शिक्षा वहां पर प्राप्त होती थी। तो गांधी जी कहते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो स्वागत की विधि में सादगी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण बना हुआ था। वहां मैं काका साहब कालेलकर से पहली पैर मिला था। कालेलकर काका साहब क्यों कहलाते थे यह मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि केशवराव देश पांडे जो विलायत में मेरे साथ रहा करते थे, मेरे समय में जब मैं विलायत में था, विदेश में था, तो वो भी विदेश में आते थे। मतलब वहां रह करके उन्होंने भी पढ़ाई अध्ययन किया था और जिनके साथ विलायत में मेरा अच्छा खासा परिचय हो चुका था, वे बड़ौदा राज्य में गंगनाथ विद्यालय चला रहे हैं। कौन? कालेलकर साहब गंगनाथ विद्यालय चला रहे हैं। उनकी अनेक भावनाओं में से यह भी एक भावना थी कि विद्यालय में पारिवारिक भावना होनी चाहिए। इस विचार से वहां सब अध्यापकों के नाम रखे गए थे। उनमें कालेलकर को काका साहब कहा जाता था, काका कालेलकर। फड़के को मामा कहा जाता था। हरिहर शर्मा को अण्णा कहलाए और दूसरों के भी यथा योग्य नाम रखे गए थे। काका के साथी के रूप में आनंदानंद जी, जिनको स्वामी कहा जाता था, और मामा के मित्र के नाते पर्यटन वर्धन अप्पा कहे जाते थे। तो आगे जाकर के इस कुटुंब में भी शामिल हुए। इस कुटुंब के उपयुक्त पांचों सदस्य एक के बाद एक मेरे साथी बने। गांधी जी कहते हैं कि देश पांडे साहब के नाम से जाने जाते थे। देश पांडे को साहब कहा जाता था। साहब का विद्यालय बंद होने पर वह कुटुंब बिखर गया। इन लोगों ने अपना आत्मिक संबंध न छोड़ा। काका साहब भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए। इसी सिलसिले में वे इस समय शांति निकेतन में रहते थे। इसी मंडल के एक और सदस्य चिंतामणि शास्त्री भी वहां रहते थे। वे दोनों संस्कृत सिखाने में हिस्सा लिया करते थे। गांधी जी कहते हैं कि शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया था और यहां मंगललाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे। उनके भतीजे का नाम है मंगललाल गांधी। और फिनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सुखता से करते कराते थे। उस विद्यालय में, शांति निकेतन विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते थे, जो वहां का शिक्षक वर्ग था, वे सब आश्रम में रहते थे। उस आश्रम का नाम था फिनिक्स आश्रम, एक प्रकार छात्रावास। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने देखा कि उन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला रखी थी। एंड्रेज तो यहां थे ही, पियर्सन भी थे, जगदानंद बाबू, नेपाल बाबू, संतोष बाबू, क्षितिज मोहन बाबू, नगीन बाबू, शरद बाबू और काली बाबू के साथ साथ हमारा खासा संपर्क बना हुआ था। अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकों से घुल मिल गया और स्वयं परिश्रम के बारे में भी चर्चा करने लगा कि स्वयं को परिश्रम करना चाहिए, अपना काम स्वयं करो, स्वावलंबी बनो। मैंने वहीं के शिक्षकों के सामने यह बात रखी कि हम एक रसोईया रखते हैं छात्रावास के भोजन बनाने के लिए, वो वेतन देते हैं उसको। उसके बदले यदि शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं तैयार करें तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि से भी रसोई घर पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व बना रहेगा और विद्यार्थी स्वावलंबी बनेंगे और स्वयं पाक का पाठ पढ़ेंगे, अर्थात स्वयं रसोई बनाने का पाठ भी सीखेंगे। एक दो शिक्षकों ने सिरे लाया, कुछ लोगों को यह प्रयोग बहुत अच्छा लगा। नई चीज है, फिर कैसी भी क्यों ना हो, बालकों को तो अच्छी लगती ही है। इस न्याय से यह चीज भी उन्हें अच्छी लगी और प्रयोग शुरू हुआ। जब कविश्री के सामने यह चीज रखी गई तो उन्होंने अपनी सहमति दे दी और सहमति देते हुए सम्मति दी, सलाह दी कि यदि शिक्षक अनुकूल हो तो स्वयं उन्हें यह प्रयोग अवश्य पसंद लगेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि इसमें स्वराज की चाबी मौजूद है। क्या है? स्वराज। स्वराज का मतलब स्वतंत्र भारत, क्रांति हो ही रही थी। पियर्सन ने प्रयोग को सफल बनाने में अपने आप को खपा दिया, पूरी तरह से उसमें खप गए थे, पूरी तरह से उसमें संलिप्त हो गए थे। उन्हें यह बहुत अच्छा लगा
एक मंडली साग काटने वाली बनी, दूसरी अनाज साफ करने वाली बनी, रसोई घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई करने के काम में नगीन बाबू आदि जुट गए। उन लोगों को कुदाली से काम करते हुए देख करके मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। गांधी जी कह रहे हैं स्वयं अपने अपने काम में संलग्न हो गए, काम बांट दिए गए। लेकिन मेहनत के इस काम को सभासु विद्यार्थी और शिक्षक भी अचानक एकाएक नहीं अपना सके, इसलिए रोज चर्चा चलती। कुछ लोग थक जाते, परंतु पियर्सन क्यों थकने लगी? वे हंसते चेहरे से रसोई घर के किसी न किसी काम में लगे रहते थे। बड़े बड़े बर्तन मांजना उन्हीं का काम था। बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहां सितार बजाते, उन्हें गाना सुनाते। विद्यार्थियों ने स्वयं काम को पर्याप्त उत्साह से अपना लिया और समूचा शांति निकेतन मधुमक्खियों की छत्ते की भांति गूंजने लगा, चहल पहल रहती थी। इस प्रकार के फेरफार जब एक बार शुरू हो जाते हैं, बदलाव जब शुरू हो जाते हैं तो फिर वे रुकते नहीं है। फिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी बन गया, कैसे स्पष्ट कीजिए, प्रश्न बनता है। तो ये सारा दृष्टांत आपको देना पड़ेगा कि लोगों ने काम बांट लिए, शिक्षकों ने ये काम बांटे, विद्यार्थियों ने काम बांट लिए, और रसोई में कौन लगा रहता था, और रसोई में काम करने वाले की थकान दूर करने के लिए विद्यार्थी क्या करते थे, ये सब आपको इसमें उत्तर देना होगा। तो प्रश्न क्या शानदार बना कि फिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी बन गया, कैसे? और यही नहीं, बल्कि उसमें रसोई भी बहुत अच्छी और सादगी बनती थी। मसालों का त्याग हो गया, मसाले छोड़ दिए गए, इसलिए भात, दाल, साग, चावल, गेहूं के पदार्थ भी भाप के द्वारा पकाए जाते, उबाल करके बनाए जाते। बंगाली खुराक में सुधार करने के लिए विचार से उस प्रकार का कोई रसोई घर शुरू किया गया। उसमें 1-2 अध्यापक और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। ऐसे ही प्रयोगों में से सर्वसाधारण रसोई घर को स्वावलंबी बनाने का प्रयोग शुरू हो गया। ये भी उसमें उत्तर में देना है आपको कि भोजन कैसे बनता था। मसाले का परित्याग कर दिया गया और सभी को स्वावलंबी बनने का एक सूत्र मिल गया था। पर आखिर कुछ कारणों से यह प्रयोग भी बंद हो गया। मेरा विश्वास है कि इस जगत विख्यात संस्था ने थोड़े समय के लिए भी इस प्रयोग को अपना करके कुछ खोया नहीं, और उससे प्राप्त अनेक अनुभव उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए। मेरा विचार शांति निकेतन में कुछ समय रहने का था, गांधी जी कह रहे हैं, किंतु विधाता मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले गया। मैं मुश्किल से वहां 1 हफ्ता रहा होऊंगा कि इतने में पूना से गोखले के अवसान का तार आ गया। गोपाल कृष्ण गोखले जी शांत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। शांति निकेतन, अब गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जी के कभी प्रश्न नहीं। तो शांति निकेतन शोक में डूब गया कि भाई गोपाल कृष्ण गोखले एक्सपायर हो गए। सब मेरे पास संवेदना के लिए आए। मंदिर में विशेष सभा का आयोजन किया गया और यह गंभीर दृश्य अपूर्ण था। कैसा था? बड़ा ही अपूर्ण दृश्य दिखाई दे रहा था। मैं उसी दिन पूना के लिए रवाना हुआ। पत्नी और मगनलाल गांधी को भी अपने साथ ले गया। बाकी सब शांति निकेतन में रहे। वर्तमान तक एंड्रूज भी मेरे साथ आए। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा, और अगर ऐसा हो तो कब आएगा? इसकी कोई कल्पना है आपको? तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया एंड्रूज के इस प्रश्न का? तो गांधी जी कहते हैं, मैंने जवाब दिया कि इसका उत्तर देना कठिन है। अभी 1 वर्ष तक तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि गोखले ने मुझे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है। तो 1 वर्ष तक तो मैं कुछ आंदोलन क्रांति करूंगा ही नहीं। किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार नहीं बनाना है और नहीं प्रकट करना है। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षर से पालन करूंगा। अब प्रश्न बनता है कि गोखले ने गांधी जी से क्या प्रतिज्ञा करवाई? तो उत्तर होगा कि गोखले ने गांधी जी से प्रतिज्ञा करवाई कि गांधी जी को 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है और किसी सार्वजनिक प्रश्न पर न तो अपने विचार प्रकट करने हैं और न ही विचार बनाने हैं। ठीक है। बाद में भी गांधी जी कहते हैं कि बाद में भी मुझे किसी प्रश्न पर कुछ करने की जरूरत होगी तभी मैं कहूंगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि 5 वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा। ये एंड्रूज को जवाब दिया गांधी जी ने। और यही यह कहना अप्रस्तुत न होगा
कि हिंद स्वराज में मैंने जो विचार व्यक्त किए, हिंद स्वराज नाम का जो पत्र निकलता था उसमें मैंने मेरे विचार व्यक्त किए, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि आप एक वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। तो गोखले ने गांधी जी पर अपने लेखों को प्रकट करने पर क्या व्यंग कसा, तो आप लिखेंगे गोखले ने गांधी जी के स्वराज पत्र में जो विचार पढ़े तो उनको देखकर पढ़ करके गोखले ने व्यंग कसा कि आप एक वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखें तो अब आपको अपने आप विचार आपके ठिकाने आ जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान में कैसे विचार के लोग रहते हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनको क्रांति के लिए साथ में लाने के लिए। यह है खादी का जन्म। अगला प्रकरण आता है खादी का जन्म। गांधी जी कहते हैं कि मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करधा कहीं देखा हो। यानी प्रश्न बनता है खादी का जन्म कैसे हुआ, तो उसका उत्तर इसमें मिलेगा। फिर भी मैंने हिंदू स्वराज में यह माना कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है और वह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भुखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज मिलेगा। सन 1915 में मैं दक्षिण एशिया से हिंदुस्तान वापस आया, तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए। आश्रम के खुलते ही उसमें करदा शुरू किया गया। चरखा और करदा दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो बुनना और बुनने के बाद में काटना, ये दोनों अलग अलग हैं। हम दोनों को एक ही मान लेते हैं, है ना। तो करदा तो देखा लेकिन चरखा नहीं देखा उन्होंने। करदे से बुना तो जा सकता था वो, लेकिन काता नहीं जा सकता था। ये था मतलब जैसे सूत तो बना सकते थे लेकिन सूत के आप दरी नहीं बना सकते थे, ऐसा है कहने का मतलब। या साड़ी नहीं बना सकते थे या धोती नहीं बना सकते थे, ऐसा है। तो करदार चरखा एक ही होने को तो एक ही पहलू है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। तो लोग क्या करते थे कि आश्रम की हिंदुस्तान वापस आया तब मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करदा शुरू किया गया। करदा शुरू करने में भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम सब अनजान थे, इसलिए करदे के मिल जाने पर मात्र से ही करदा चल नहीं सकता था। क्या हाँ साहब मिल गया, मशीन मिल गई, मशीन को चलाने वाला भी तो चाहिए। तो आश्रम में हम कुछ क्या करें, करदा चलाने वाले या व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठे हुए थे। हम में से तो कोई कारीगरी नहीं था, इसलिए उससे सब अनजान थे। करदा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता थी। काठियावाड़ और पालनपुर से करदा मिला और एक सिखाने वाला आया। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया, पर मगनलाल गांधी कहां से चूकने वाले थे। शुरू किए गए काम को जल्दी छोड़ने वाले नहीं थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह से समझ ली और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए नए बुनकर तैयार होने लगे। हम तो अब अपने कपड़े तैयार करके अब तो अब क्या करना था, हमको बुन तो लिया लेकिन अब कपड़े तैयार करने थे। है ना। और कपड़े तैयार करके अब बुनना होता था हमको। तो गांधी जी कहते हैं कि हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मिल करके कपड़े पहनना बंद कर दिया। मिल से जो आते थे ना, मिल के कपड़े, उनको पहनना बंद कर दिया और निश्चय किया कि वे हाथ करदे पर देशी मिल के सूत का बना हुआ कपड़ा पहनेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, उनके सूत प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों की, इसमें किस किस प्रकार से वो ठगे जाते थे, आखिरकार किस प्रकार दिन दिन वह कर्जदार होते जाते थे, इन सब की जानकारी हमको प्राप्त हुई। अब हम स्वयं अपना सब कुछ तुरंत बुन सकें ऐसी स्थिति तो थी नहीं। इस कारण से बाहर से बुनकरों को बुलाया और अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ा। देसी मिल के सूत का हाथ से बुना हुआ कपड़ा झट मिलता नहीं है। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायती सूत का ही बुनते थे, क्योंकि हमारी मिलें बारीक सूत बनाती नहीं थी, काटती नहीं थी। आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही काटती हैं। अब जितना सूती कपड़ा बारीक होगा उतना ही महंगा होगा, और मोटा कपड़ा होगा जो वो सस्ता है। बहुत महीन तो काट ही नहीं सकती वो आज की। बड़े प्रयत्न के साथ
कुछ बुनकर हाथ लगे जिन्होंने देसी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी कि ऐसी देसी सूत का बुना हुआ कपड़ा हम खरीद दिया जाएगा, और इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनकर हमें पहनना और मित्रों में उसका प्रचार करना। यूं हम काटने वाली मिलों के क्या बन गए थे, बिना पेमेंट के एजेंट बन गए। हमारी और भी दुर्दशा हो गई है। मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमको मिली। हमने देखा कि मिलों का उद्देश्य खुद काट कर खुद ही बुनना था। वे हाथ कर्दों की सहायता से, स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करते थे। यह सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे कि अब तो हाथ से ही काटेंगे। हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता ऐसे बनी रहेगी। मिलों के हम एजेंट बनकर घूमते रहेंगे और मिलों पर आश्रित रह जाएंगे। लेकिन न तो कहीं चरखा मिला और न ही कहीं चरखे को चलाने वाला मिला। कुकड़ियां भरना, कुकड़ी जानते हो, रुई से आप जो सूत बनाएंगे ना उसको एक जगह इकट्ठा करना गट्टक के रूप में, वो कुकड़ी कहलाते हैं। तो कुकड़ियां आदि भरने के चरखे तो हमारे पास थे, पर उन पर काटा जा सकता है इसका भी हमें ख्याल नहीं था। एक बार कालिदास कवि एक बहन को खोज कर लाए। उन्होंने कहा कि यह बहन सूत काट कर दिखाएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा गया जो नए काम सीख लेने में बड़े होशियार थे, पर हुनर उनके हाथ नहीं लगा। दिन तो बीते जा रहे थे, मैं अधीर हो उठा। आश्रम में आने वाले हर एक आदमी से जो इस विषय में कुछ बता सकता था मैं चर्चा करता, पूछताछ किया करता रहता, पर काटने का इजारा तो स्त्री का ही होता था। काट तो स्त्री शक्ति थी, इसलिए औने पौने में पड़ी हुई हमने एक काटने जानने वाली स्त्री को स्त्री ही ढूंढ सकती है ऐसा विचार बना लिया। सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे भड़ौस शिक्षा परिषद में घसीट कर ले गए गुजरात में। वहां महासासी विधवा गंगा बहन हमको मिली। कौन? गंगाबाई। वे पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणता जितने शिक्षित बहनों में होती है ना, उससे भी अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में छुआछूत की जड़ को काट डाला। बेधड़क दलितों से मिलती और उनकी सेवा करती। उनके पास पैसा था, पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थी। उनका शरीर बहुत सुदृढ़ था और चाहे जहां अकेले जा सकने में जरा भी झिझक नहीं होती थी। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थी। इस बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद में प्राप्त हुआ था। अपना दुख मैंने उनके सामने रखा और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में दर भटकती रही थी, उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा उन्होंने करके मेरा बोझ हल्का कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं चरखा ढूंढ के लाऊंगी और चरखा काटने वाले आपको बना के दूंगी। इस प्रकार से उसने ये प्रतिज्ञा करके, गांधी जी कहते हैं कि मेरा मन का बोझ हल्का कर दिया। तो ये था हमारा ये सत्य के प्रयोग पाठ का समाप्ति। इसके अब आप प्रश्न देख लीजिए। गोखले ने गांधी जी से क्या प्रतिज्ञा करवाई? कुछ गोखले ने गांधी जी से क्या प्रतिज्ञा करवाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न भी बनता है कि खादी का जन्म किस प्रकार हुआ? इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 3 की तरफ बढ़ेंगे और वह होगा गोरा। गोरा पाठ है, मां महादेवी वर्मा का है। बहुत ही अच्छी कहानी है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।